जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। क्लास 10 का जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, वो मैथ के हर चैप्टर्स में यूज होने वाला है। हर चैप्टर में आपको किसी भी द्विघात समीकरण के यक्ष का मान ज्ञात करना होता है और उस यक्ष के मान से आप उस समीकरण को हल कर पा रहे होते हैं, आप सवाल को लगा पा रहे होते हैं। तो द्विघात समीकरणों में जो आपको विधियों के बारे में जानना रहता है कि कौन कौन सी विधि से आप किसी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। उन विधियों में से कुछ विधियां हैं, जैसा कि सबसे पहले गुणनखंड विधि है आपकी, उसके बाद आपका पूर्ण वर्ग विधि है, और तीसरी विधि जो आपको सूत्र विधि है, या श्रीधराचार्य जी ने ये सूत्र दिया था तो उनके सूत्र की भी विधि है। तो हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इन तीन विधियों पर चर्चा करेंगे, इन तीनों विधियों को जानेंगे कि कैसे आप सवालों को अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति कैसी होती है। जो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होगी, इस बारे में भी जानकारी लेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम लोग अगली द्विघात समीकरण को बनाया कैसे जाए उसके बारे में सीखेंगे कि कोई अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम दे दी गई है तो उस वर्ड प्रॉब्लम से आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। जब आप एक बार समीकरण बना लेंगे तब समीकरण को हल कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को हल करना सीख लेते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में हम समीकरण को बनाना सीख लेंगे। इसलिए आपको दो ही वीडियो में आपको एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही आसानी के साथ आप लोग सवालों को हल कर पा रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं द्विघात समीकरण की पहचान के बारे में कि सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को पहचानेंगे कैसे, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो उसको जानेंगे सबसे पहले। चलिए तो समझते हैं हम द्विघात समीकरण के बारे में। आपने बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। इसके अलावा बहुपद को हम घात के आधार पे भी बांट सकते हैं। जैसे एक घातीय बहुपद होता था, द्विघातीय बहुपद होता था, त्रिघातीय बहुपद होता था। उसी बहुपद में एक प्रकार का बहुपद होता था द्विघातीय बहुपद, जिसका फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये एक द्विघातीय बहुपद है। इस द्विघातीय बहुपद में a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी किसी भी कंडीशन में a का मान जो है वो 0 नहीं हो सकता। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम 0 रखने की वजह से ये x² का पूरा मान 0 हो जाएगा। इसके बाद ये बहुपद जो हो जाएगा वो एक घातीय बहुपद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे a का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो किसी भी द्विघातीय बहुपद के बराबर में अगर हम लोग 0 मान लें तो मान लेते हैं कि ये आपका द्विघातीय बहुपद दिया हुआ था और इसी द्विघातीय बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के बराबर 0 मान लिया जाए। तो जब द्विघातीय बहुपद के बराबर आप 0 मान लेते हैं तो इस तरीके से एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा और इस समीकरण को नाम दिया जाता है द्विघात समीकरण का। यानी कोई भी द्विघातीय बहुपद जिसके बराबर में आप 0 मान लें तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब ये जो द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण का एक मानक रूप है। इसे हम मानक द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं, जहां a, b तथा c कोई वास्तविक संख्या है। संख्याएं हैं, यानी a, b तथा c कोई संख्या होगी, जैसे 1 2 3 5 10 20 -1 2 3 कुछ भी हो सकती है, यानी वास्तविक संख्या होगी। एक एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए a b c कोई अलग अलग नंबर ले लेते हैं कि जैसे a की जगह पे हमने ले लिया 2 x² प्लस b की जगह पे 3 मान लेते हैं और c की जगह पे हम लोग कोई भी संख्या 5 मान लेते हैं और इसके बराबर में अगर हमने 0 ले लिया तो ये एक प्रकार का आपका x चर वाला द्विघातीय समीकरण हो गया। क्योंकि इस चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए हम लोग इसे द्विघातीय समीकरण के नाम से जानेंगे।
अब इसमें ए बी तथा सी की वैल्यूज को आपको पता करना रहता है कि सबसे पहले ये आप पहचान पाए कि जो द्विघातीय समीकरण है उसमें ए बी तथा सी की वैल्यू क्या है, उनके मान क्या हैं। तो जानते हैं ए बी तथा सी जो होते हैं, ए जो होगा आपका वास्तविक संख्या वो हमेशा यक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, यानी यक्स स्क्वायर के गुणे में जो संख्या लिखी रहेगी उसे हम लोग ए मानेंगे। बी जो होगा वो हमारा यक्स का गुणांक होगा, यहाँ पे जैसा आपके लिखा हुआ था बी, और यहाँ यक्स के गुणे में। सी जो होगा वो हमारा अचर पद रहता है। तो अगर इस समीकरण से आपको ए बी तथा सी का मान लिखना हो तो इस द्विघात समीकरण से हम ए बी तथा सी का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ ए का मतलब होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे है 2, यानी ए का मान हो गया 2। उसके बाद बी का मतलब होता है यक्स का गुणांक, इसके गुणे में 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा है, तो बी का मान हो गया 3। और सी का मतलब होता है अचर पद, ये जो आपका 5 दिया हुआ है ये आपका अचर पद है, तो सी का मान हो जाएगा 5। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, उसमें a का मान 2, b का मान 3 और c का मान जो है वो 5 है। एक समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को देख करके आपको पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसे देखने से आपको महसूस हो सकता है कि इस चर की घात 1 है, यहाँ पे भी इसकी घात 1 है और यहाँ पे भी इसकी घात 1 है, तो इसका मतलब इसमें तो चर की घात 2 है नहीं, तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है इस पे हमको संदेह हो सकता है। लेकिन किसी भी समीकरण को आप वो द्विघात समीकरण है या नहीं ये चेक करने के लिए उसे देख करके नहीं बताना है, बल्कि उसे हल करना है। पूरी तरीके से उसको हल करने के बाद ही हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स और यक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यक्स स्क्वायर, प्लस यक्स का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यक्स हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल्स टू 4x प्लस 6। इसको साइड चेंज करके इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2, ये 4x इधर आकर के माइनस 4x और ये 6 इस साइड में आकर के माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल 0। अब इनको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर यक्स और ये 4x माइनस होकर के माइनस 3x, 2 और माइनस 6 होकर के माइनस 4 इक्वल टू 0। अब अगर इस समीकरण को देखा जाए और इस समीकरण की हम लोग मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर तुलना करें तो यहाँ देखेंगे ए की जगह पे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, यानी ए की वैल्यू जो हो गई आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो हो गया 1। यहाँ यक्स के गुणे में -3 है, यानी b का मान हो गया आपका -3 और c के जगह पे ये अचर पद जो वो 4, यानी कि c की वैल्यू आपकी -4 हो गई। यानी कि ये जो समीकरण दिया हुआ गया था ये समीकरण आपका एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से हम समीकरण को हल करके उसको एक साइड में ले जा करके इस मानक समीकरण से तुलना करके तब जा करके हम ये चेक करेंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, यानी दिया गया जो समीकरण था वो आपका एक द्विघात समीकरण था। तो अब हम द्विघात समीकरण को हल करने के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने का क्या मतलब है। तो कोई जब दो घात समीकरण रहता है उसमें
यक्स की कुछ वैल्यूज अगर आप पुट कर दें, उसमें रख दें यक्स के स्थान पर, तो उन वैल्यूज को रखने पर इस पूरे बहुपद का मान जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। और द्विघात समीकरण में ऐसे आपको दो मान मिलेंगे, यानी दो ऐसी रियल वास्तविक संख्याएं होंगी जिनको यक्स के जगह पर अगर रख दिया जाए तो इस पूरे बहुपद का मान जो होगा वो 0 हो जाए। जैसे इस बहुपद में अगर हम बात करते हैं, यक्स की जगह पे अगर हम -2 रख देते हैं तो देखते हैं क्या होगा। यक्स का स्क्वायर था तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, +5 यक्स की जगह पे फिर से -2 +6। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा -10 +6। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 6 मिलकर के 10, उसमें से 10 घटेगा तो 0, यानी कि इसके दोनों जो पक्ष हो गए वो 0 के बराबर आ गया। इसके बाद एक और मान रख करके हम इसमें -3 देखते हैं। अगर इसमें यक्स की जगह पे -3 रख दिया जाए, यक्स बराबर -3 रखने पर तो क्या होगा, यक्स की जगह पे -3 उसका वर्ग प्लस ये 5 है तो 5 मल्टीप्लाई इसमें -3 का +6। अब ये जो वैल्यूज है इसको सॉल्व करने पर 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये -15 और ये +6। इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो 9 और 6 15, -15 तो दोनों बार 0 के बराबर आ गया। यानी कि इस द्विघात समीकरण में आप अगर यक्स बराबर -2 रख दें या यक्स बराबर -3 रख दें, इन दोनों ही मानों को रखने पर इस पूरे समीकरण का मान आपका 0 हो जाएगा। तो अब इसी को हम लोग बोलेंगे कि यक्स बराबर -2 और यक्स बराबर -2 ये हमारे द्विघात समीकरण के हल हैं। यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने से आपको यक्स के दो मान मिलेंगे, उन मानों को अगर रख दिया जाए उस समीकरण में तो उस पूरे समीकरण के दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर आ जाएंगे। अब हम द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में जानेंगे कि द्विघात समीकरण जो है उसे गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं, या श्रीधराचार्य गणितज्ञ थे, उन्होंने एक सूत्र बना करके दिया, उस सूत्र के माध्यम से भी हम हल कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग इन सभी तीनों विधियों से हल करके देखेंगे और सभी तीनों विधियों को समझेंगे अच्छे से। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इन सभी तीनों विधियों को आप समझ लें। सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं और गुणनखंड विधि का उपयोग करके इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि सबसे पहले आपको यक्स स्क्वायर के गुणांक और जो अचर पद होता है इन दोनों अंकों का गुणा कर लेना है। इन दोनों अंकों का अगर आप गुणा करें तो देखेंगे कि 2 और -6, इनका गुणा करने पे आपके पास -12 आ जा रहा होगा। उसके बाद दूसरी चीज आपको ये सोचना है, ये जो बीच की संख्या यक्स है इसके गुणे में कुछ नहीं है अभी, तो 1 माना जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 आ रहा है। अब ये जो संख्या 1 है, आपको इस 12 के इस तरीके से दो टुकड़े करने हैं। ये जो संख्या हमारी 12 आ गई थी, इस 12 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको गुणा किया जाए उन दोनों टुकड़ों का तो 12 आ जाना चाहिए, लेकिन उनको घटाया जाए अगर तो 1 आ जाना चाहिए। इस तरीके से आपको दो खंड बनाने हैं, दो भाग बनाने हैं। तो ट्राई करते हैं इस 12 को किस किस तरीके से हम लोग दो संख्याओं को गुणा करके 12 कैसे कैसे ला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप शुरू करें 1 से। अगर 1 का हम लोग गुणा कर देते हैं 12 में, तो 1 का गुणा 12 में होगा तो 12 1 कम 12 आ जाएगा। लेकिन 12 और 1 को अगर घटाएंगे तो 11 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको 1 लाना है तो ये गलत है। दूसरा तरीका करेंगे, 1 के बाद 2 पे जाएंगे
तो 2 का गुणा अगर 6 में कर दें तो 12 आ जाएगा, यानी 2 छक्का 12 होता है। अब 12 तो हो जाएगा, लेकिन 2 में से या 6 को अगर आपस में घटाएं तो ये 1 आएगा नहीं, तो ये भी गलत है। इसके बाद हम 3 पे जाएंगे। 3 का गुणा अगर आप 4 से कर दें तो 3 और 4 का गुणा करेंगे आपस में 12 आ जाएगा, और 4 में से अगर 3 को घटा दें तो 1 भी आ जाएगा। तो ये आपका गुणनखंड यानी कि सही हो जाएगा। यानी 12 के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनको गुणा करने पे 12 आ जाए और उनको घटाने के बाद 1 आ जाए। तो ये आपको तीसरा एक ऐसी संख्या मिल गई, यानी 4 और 3। इन दोनों संख्याओं का अगर गुणा कर दिया जाए आपस में तो 12 आ जाएगा, और घटा दिया जाए इनको तो 1 आ जाएगा। अब इन संख्याओं को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और गुणनखंड कर देते हैं। 2x², क्योंकि यहाँ पे प्लस में रहना है तो बड़ी संख्या को आप प्लस में लिखें 4x, और छोटी संख्या जो है उसको माइनस में लिखें -3x। यानी जो ये यक्स था इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया, इस यक्स को 2 भागों में तोड़ दिया है। उसके बाद 6 बराबर में 0। अब देखें तो पहले 2 संख्याओं में से कुछ कॉमन मिल रहा होगा, 2x, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। यहां से बच जाएगा x प्लस यहां से बच जाएगा 2, यहां से -3 कॉमन ले लेंगे तो यहां से बच जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वल में 0। एक बार फिर से अगर हम यहाँ से दोनों पदों में से कॉमन लेते हैं तो यहां से कॉमन हो जाएगा आपका x प्लस 2, और उसके बाद बच जाएगा 2x -3। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 पद हैं और दोनों पदों का गुणा 0 के बराबर है। यानी किसी भी 2 संख्याओं का गुणा 0 तभी आ सकता है जब उनमें से कोई एक संख्या 0 हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही गुणनखंडों को 0 के बराबर मान लेंगे। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से आ जाएगा x बराबर -2, और दूसरा भाग जो है यदि 2x -3 बराबर 0, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 3/2। इस तरीके से आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करके किसी भी समीकरण को, द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। सबसे पहले करना ये रहता है कि x² का गुणांक और अचर पद इन दोनों का गुणा कर देना है आपको। जो भी गुणा करने पे संख्या आए उसको इस तरीके से 2 भागों में तोड़ना है कि उनको जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए। उसके बाद उनका कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद 2 इसके गुणनखंड बन जाएंगे। इन दोनों ही गुणनखंडों को आपस में अलग अलग 0 के बराबर दिखा करके x के 2 मान ज्ञात कर लेने हैं। तो अब आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे, हल करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के कुछ क्रम होते हैं, इन क्रम को आप याद करके रख लें, यही काम आपके फिक्स होते हैं। इसी तरीके से आपको हल करना है क्वेश्चन को इस क्रम में। सबसे पहले आपको जो भी समीकरण दिया गया है उस समीकरण को a से भाग दे दें। a का मतलब है जो x² का गुणांक हो उससे आपको भाग दे देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले करते चलते हैं। जब हम इस समीकरण को a से भाग दे देंगे, यानी x² का गुणांक यहाँ पे 2 है तो x² के गुणांक से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस x -6 बराबर 0। इस पूरे पद को 2 से भाग दे देना है, तो इसको 2 से भाग दे देंगे। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये बच जाएगा आपका x² प्लस
यक्स बटे 2 माइनस 3 बराबर 0। इसके बाद हमारा दूसरा पद आता है, अचर पद को दाएं ओर ले जाकर दोनों पक्षों में b बटे 2a का होल स्क्वायर जोड़ दें। दूसरी बात आती है कि जो अचर पद 3 है इसको हम इस साइड में लेके चले जाएंगे, तो यहां से हो जाएगा आपको यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 यक्स बराबर 3। ये -3 इस साइड में आएगा तो 3 हो जाएगा। अब बोला ये गया कि आपको दाएं पक्ष में ले जाकर के दोनों पक्षों में b बटे 2a का होल स्क्वायर जोड़ देना है। तो इसमें दोनों पक्षों में हम b बटे 2a का होल स्क्वायर जोड़ते हैं। अब b क्या होता था, तो अभी हमने पहले सीख लिया है कि यक्स के गुणे में जो संख्या रहती है उसी को हम लोग b बोलते हैं। तो यहाँ यक्स के गुणे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो यहाँ आपका यक्स के गुणे में कुछ नहीं था तो जोड़ना है आपको 1 बटे 2a। अब यहाँ पे देखें तो a की जगह पे पहले से 2 है और 2 यहाँ पे भी है, तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा 4 और उसका होल है। सेम इसी चीज को हमको इस साइड में भी जोड़ देना रहता है, तो यहाँ पे भी 1 बटे 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको करना ये है, ये जो पद बन गया है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बन चुका है, तो इसको अगर हम लोग पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा यक्स प्लस 1 बटे 4 पूरे का होल वर्ग बराबर। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 3 प्लस इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 1 बटे ये 16 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 से 48 और 1 49 और ये बटे में आपका 16। अब अगला प्रोसेस ये आएगा, यहाँ से तीसरा पार्ट कहता है कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर के हल करना है। आपको यहाँ से दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेने जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस 1 बटे 4 बराबर, जब भी किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों में ले लेंगे। 49 का वर्गमूल होता है 7 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 4। अब एक बार आपको प्लस ले लेना है, एक बार माइनस लेना है। इस संख्या को इस साइड में लेके जाएंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा माइनस में इधर जाएगा तो माइनस 1 बटे 4 प्लस माइनस 7 बटे 4। अब जब आप इसको हल कर रहे होंगे तो प्लस लेने पर जब आप पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ से यक्स इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि हर इनका दोनों का आपस में बराबर है तो हर हो जाएगा 4। यहाँ पे प्लस लेने पर ये माइनस हो जाएगा, 7 में से 1 घट जाएगा तो ये बचेगा 6। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 बटे 2। एक बार माइनस ले लेंगे माइनस लेने पर बटे में दोनों में 4 ही रहेगा। ऊपर की जो वैल्यू है यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो -1 और -7 मिलकर के -8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो -2 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूर्ण वर्ग विधि को बहुत ही संक्षेप तरीके से समझा दिया गया है। आपको पूर्ण वर्ग विधि बनाना है तो इसे केवल आपको रट लेना है और इन चीज़ों को रट करके
इसी स्टेप के माध्यम से आपको इस तरीके से करेंगे तो सवाल बहुत ही आसानी से आपका हल हो जाएगा। सबसे पहले आपको समीकरण को a से भाग दे देना है। a का मतलब है कि जो x स्क्वायर के गुणे में संख्या हो उसी से आप भाग दे दें। तो हमने सबसे पहले x स्क्वायर के गुणे में वहां पे 2 था तो 2 से भाग दे दिया सब में। उसके बाद दूसरा स्टेप कहता है कि अचर पद को दाएं तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे अचर पद -3 था, इसको हम दाएं तरफ लेके आ गए हैं, यहाँ पे आ गया। उसके बाद बोला है कि दोनों पक्षों में b/2a। तो यहाँ पे b आप देखेंगे इसके गुणे में 1 है और 1 जो है आपका वो 2 है। तो b/2 इसका मान हो जा रहा था 1/4। उस चीज को हमने दोनों पक्षों में जोड़ दिया है और वर्ग करके उसका। उसके बाद ये आपका पूरा एक फार्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर ले रहे होंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ से हम लोग दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पर यहाँ लिख लेंगे वर्गमूल लेने पर उसके बाद इसको दोनों को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपके x के 2 मान आ जाएंगे। ये मान सेम वही होंगे जो हमने गुणनखंड विधि से उस समीकरण को हल करके x का मान निकाला था। ठीक वही मान आपको यहाँ से फिर से आ जाएंगे। तो इस विधि से आप भाग विधि से कर सकते। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम इस समीकरण को सूत्र विधि से हल करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग श्रीधराचार्य के जो सूत्र है द्विघात समीकरण को हल करने का उसको प्रूव करेंगे। उसको कैसे लाया गया है उसको सीखेंगे। जो द्विघात समीकरण का हमारा मानक समीकरण था ax² + bx + c = 0, इसी समीकरण को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं और x का मान ज्ञात करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि बनाते समय हमने देखा था अभी कि सबसे पहले आपको x² के गुणांक से भाग दे देना रहता है। तो सबसे पहले हम x² का गुणांक यहाँ a है उससे भाग दे देते हैं पूरे पक्ष को। तो a से भाग देने पर बचेगा आपका x² + b/a x + c/a = 0। दूसरा पद ये कहता था पूर्ण वर्ग विधि का कि आप इसमें जो अचर पद वाली राशि है उसको दाएं तरफ लेके जाएं। तो यहाँ से इसको दाएं तरफ लेके जाते हैं +b/a x बराबर ये इस साइड में आ जाएगा तो हो जाएगा -c/a। तीसरा पद ये कहता है कि दोनों पक्षों में b/2a का स्क्वायर जोड़ दीजिए। तो इस पक्ष में भी हम क्या करते हैं x² + b/ax है, इसमें भी b/2a जोड़ देंगे 2a का होल स्क्वायर और इस साइड में भी हम वही सेम पद जोड़ देंगे c/a में भी b/2a का होल स्क्वायर जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में हमने जोड़ दिया है। अब ये आपका एक a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो इसे लिख लेंगे x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका, इन दोनों को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ये आ जाएगा 4a²। इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4a²। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा -4ac + b²। दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल ले लेते हैं तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या होगा कि इधर से ये वर्ग हट जाएगा, बचेगा आपका x + b/2a बराबर, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये पूरे यहाँ पे कड़ी लग जाएगी। पहले इसको लिख लेते हैं तो b² - 4ac और बटे में ये आपका इसका वर्गमूल होता है 2 और a² का वर्गमूल लेंगे तो a। अब x का मान हमको चूंकि निकालना है तो इस राशि को इस साइड में कर देंगे और वर्गमूल लेने पे आपका क्या होता था कि प्लस माइनस दोनों लेना रहता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का चिन्ह आ जाएगा।
अब यक्स बराबर आपका यहाँ से निकालें तो बी बटे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस बी बटे 2a प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब इनका वर्गमूल ले लें, अगर इनका एलसीएम लेने के बाद यक्स बराबर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये आपका सूत्र हो गया श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हम लोग द्विघात सूत्र भी कहते हैं। इस सूत्र को एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर के हल करने पर यक्स के 2 मान आ जाएंगे और वही आपके उस समीकरण के हल होंगे। तो चलिए इस समीकरण की सहायता से हम लोग इसका ज्ञात कर देते हैं मान। ये जो सूत्र है इस सूत्र में इसका मान रखते हैं। तो यक्स का मान अगर आपको ज्ञात करना है इसके लिए, तो यक्स बराबर हो जाएगा, सबसे पहले हमें ए बी और सी का मान ज्ञात कर लेना है। तो यहां से अगर देखें तो ए का मान हो जाएगा, ए का मान है 2, बी का मान यक्स का गुणांक होता है तो यक्स का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। यहाँ सी का मान जो हो जाएगा वो आपका -6 हो जाएगा। अब इस सूत्र के अंदर इन सारे मानों को रख देते हैं, तो माइनस बी यानी कि माइनस बी, इस बी का मान 1 है तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -4 ए और सी है। तो ए का मान है 2, और सी का मान है आपका -6, पूरे के बटे में आ जाएगा 2, ए का मान है आपका 2। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो -1, 6 का गुणा करेंगे 2 में तो 6 गुना 12, 12 6 72, और ये माइनस में 6 था। इन सभी ए बी और सी के मानों को हम लोग इस समीकरण में रख देते हैं। तो यक्स बराबर माइनस बी यानी कि बी का मान 1 है तो बी का मान 1 आ जाएगा, प्लस माइनस करड़ी के अंदर बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 ए का मान 2 है और सी का मान -6 है। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो बटे में 2 ए का मान 2 है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो -1 प्लस माइनस 4 दूना 8, 8 6 48, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक इसमें जुड़ करके 49। 2 का गुणा करेंगे 2 में तो 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, -1 प्लस माइनस 7 बटे 4। अब यक्स का मान आप सॉल्व कर रहे होंगे, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। जब आप पॉजिटिव लेंगे तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 में से 1 घट जाएगा तो 6 बचेगा, 6 बटे 4 करेंगे तो 3 बटे 2 आ जाएगा। और एक बार जब आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे होंगे यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो 7 और 1 मिलकर के 8, 8 को 4 से भाग देंगे तो आपका -2 आ रहा होगा। तो इस तरीके से देखेंगे आप, जो पिछले जो आंसर्स दोनों आए थे गुणनखंड विधि से भी पूर्ववर्ग विधि से ही, सेम आंसर आपका सूत्र विधि के द्वारा भी आ जाता है। तो किसी भी समीकरण को हम लोग ले करके तीनों ही विधियों का यूज कर सकते हैं। ये सारी विधियां आपको तीनों समझा दी गई हैं।
मुख्य रूप से आपको पूर्ण वर्ग विधि को ध्यान में रखना है, उनके जो स्टेप्स बताए गए थे उनको आपको फॉलो करना है। चलिए अब आगे देखते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसके दो मूल होते हैं। अब वो दोनों मूल अलग अलग होंगे, एक समान होंगे या फिर निकलेंगे ही नहीं, ये बात निर्भर करती है इस मान b² - 4ac पर। इस b² - 4ac को विविक्तिकर बोला जाता है। विविक्तिकर इसे d से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, तो विविक्तिकर d पर निर्भर करता है। अगर आपका कोई भी b² - 4ac का मान जिस हिसाब से आएगा उस मूल की प्रकृति वैसे ही होगी। मान लीजिए आपके किसी b² - 4ac का मान जो 0 से बड़ा आता है, यानी प्लस में कुछ भी आए 1 2 3 10 20 प्लस में अगर वैल्यू आती है तो वो वैल्यू ये बताती है कि वो जो समीकरण दिया गया है उसके दोनों मूल अलग अलग आएंगे। यानी एक मूल अगर 2 आ गया तो दूसरा 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, कि दोनों मूल अलग अलग होंगे और वो वास्तविक होंगे, यानी उनको निकाला जा सकता है। अगर b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है तब ये इसका ये मानना है कि दोनों मूल समान होंगे, यानी पहला मूल अगर 4 है तो दूसरा भी 4 होगा, यानी दोनों मूल का मान बराबर आएगा और वो वास्तविक भी होंगे, यानी उनका मान ज्ञात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर कभी ऐसा होता है कि आप b² - 4ac का मान निकालें और वो माइनस में आने लग जाए, नेगेटिव हो जाए, 0 से कम आने लग जाए, तो ऐसे मूल को हम लोग काल्पनिक मानते हैं, यानी उसको आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि उस मूल को मान क्या होगा, उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ऐसे मूलों को काल्पनिक मूल बोला जाता है। तो इस तरीके से हम द्विघात समीकरणों के मूल के बारे में जानेंगे। चलिए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 2x² + x - 6 = 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अगर तो b² - 4ac इसकी वैल्यू निकालते हैं। b का मान यहाँ से 1 है, 1 का स्क्वायर -4, a का मान यहाँ से 2 है और c का मान -6 है। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, टोटल 49, यानी b² - 4ac की वैल्यू जो आ गई वो 49 आ रही है, यानी पॉजिटिव है। तो हमारा जो द्विघात समीकरण होगा उसके मूल समान असमान होंगे और वास्तविक होंगे। अगर यही वैल्यू माइनस में आती तो फिर काल्पनिक मूल हो जाता, अगर ये वैल्यू 0 आ जाती तो समान और वास्तविक मूल हो जाते। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे बनाया जाता है। जो आपके वो वर्ड प्रॉब्लम दी रहती हैं, सवाल लिखे रहते हैं शब्दों में, उन्हें सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ता है। तो उन द्विघात समीकरणों को कैसे बनाया जाए, अप्रोच कैसे की जाए, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।